स्टार्ट करें। स्टार्ट करें। आ- आज आज तुझे नया फील खिलाऊंगा। आज तुझे नया फील, हर तरह का व्यवस्था रखा हमने, देख रही है, ये भी बोर्ड रखा हमने। हाँ, तूने तो जिंदगी में कभी पढ़ा नहीं होगा इस पे, है? इस वाले बोर्ड पे? अच्छा। हाँ, ग्रीन बोर्ड होता है। चल, क्या पढ़ के आई है, चल बता। कुछ भी नहीं पढ़ के आई है? ओके, कुछ भी पढ़ के नहीं आई है। क्या करना है बता, जो कहेगी वही करा दूंगा आज। पीएच पढ़ा देता हूं तेरे को, पीएच। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। पीएच प्लस सॉल्युबिलिटी से क्वेश्चन एक आता है, एक क्वेश्चन, पीएच प्लस सॉल्युबिलिटी। ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था 11th क्लास में कि जो ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है वो होता है आयनाइज्ड आयंस और नॉन आयनाइज्ड आयंस के बीच में। इक्विलिब्रियम किसके बीच में स्टेब्लिश होता है? आयनाइज्ड आयन और नॉन आयनाइज्ड आयन। अगर सपोज मान ले कि कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स तू लेती, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लेती, उसको पानी में डालती, तो ये क्या होगा? कंप्लीटली तो आयनाइज्ड होगा नहीं, तो CH3COO माइनस, लेकिन जितना आयनाइज होना है एक टाइम के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो उस स्टेट को दिस इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम इन बिटवीन द आयोनाइज्ड आयंस एंड नॉन आयोनाइज्ड आयंस के बीच में होता है। ठीक है, जो टॉपिक हमें पढ़ना है पीएच, उसका रिलेशन किससे है? एसिड से। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं एसिड क्या होता है। एसिड होता है आर्नियस के अकॉर्डिंग, आर्नियस के अकॉर्डिंग होता है कि द सब्सटेंसेस विच गिव्स H प्लस आयंस, जितना H प्लस आयन पानी में डालने से बनाएगा वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। मतलब एसिड वो है जिसको वाटर में अगर डालें और H प्लस प्रोड्यूस कर दे, दिस इज कॉल्ड एसिड। ये किसके अकॉर्डिंग है? आर्नियस के अकॉर्डिंग। आर्नियस का था कि H प्लस अगर दे दिया पानी में डालने पे तो एसिड है। अब बेस कौन सा है? बेस वो है जिसको हमने पानी में डाला तो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। बहुत सिंपल चीज है ये। अब इसमें एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और वीक एसिड कौन सा है, ये डिपेंड करता है इसके डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे। अल्फा किस पे डिपेंड करता है? अल्फा पे। अल्फा क्या होता है? टोटल मोल्स डिसोसिएटेड, जो हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन में पढ़ा है। टोटल मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स टेकन। टोटल मोल्स टेकन। टोटल मोल्स टेकन, कितना मोल्स डिसोसिएट हुआ है और कितना लिया आपने, मतलब वो बताता है। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, बेसिकली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डिसोसिएशन का डिग्री 10% तक हार्डली होता है, 5 to 10% के बीच में मान लो। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है वो 96-97% भी डिसोसिएट ऑलरेडी हो चुका होता है। मतलब डिसोसिएशन का एक्सटेंट उसमें क्या होता है? ज्यादा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को तोड़ते हैं आयंस में तो कंप्लीट आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे देख रहे हैं आगे, कंप्लीट आयंस में डिसोसिएशन हुआ है, कंप्लीटली आयंस में डिसोसिएशन होता है। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में देखें हम, जैसे CH3COH को देखें अगर हम, तो इसमें डिसोसिएशन हुआ है लेकिन कंप्लीट आयंस में ब्रेक नहीं हुआ है। ये देख रहे, कंप्लीट आयंस में ब्रेक नहीं हुआ है। एसीटेट आयंस, दिस इज ए रेडिकल्स की फॉर्म में वो डिसोसिएट हुआ है। तो कंप्लीट डिसोसिएशन यहां नहीं है। यहां कितना है? 5-6% से 10% का डिसोसिएशन है। इसका भी उपाय होता है, हम इसको भी डिसोसिएट कर सकते हैं ज्यादा। मान ले तुझे इससे पीएच और कम ज्यादा करके लेना है तुझे, इस पे बहुत आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं।
अगर पीएच तुझे कम या ज्यादा करके लेना है, ठीक है, तो क्या करेगी, इसके डाइल्यूशंस करेगी। डाइल्यूशन से किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन का डिग्री जो है वो बढ़ जाता है। पढ़ा ना हमने कि डिसोसिएशंस क्या होता है, हमने उसमें पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर कैसे डिसोसिएशन हम इनफाइनाइट डाइल्यूशंस करके कैसे बढ़ा लेते हैं, उसको 1 तक पहुंचा देते हैं। तो 1 तक पहुंचाने के लिए इसका क्या करना होगा, डाइल्यूशंस करना होगा। अब डाइल्यूशन अगर हम पीएच के केस में करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डाइल्यूशन का मतलब पानी डालना। अब पानी डालने का मतलब आपने उसमें H+ कंसंट्रेशन और OH- कंसंट्रेशन मतलब बेसिकली चेंज कर रहे हो आप, H+ आयंस और बढ़ा रहे हो उसमें। ऑलरेडी H+ यहां दे रहा है ये, अब आप मान लो इसमें पानी डाल दिया, आपने पानी डाल दिया इसमें, तो पानी डालने से क्या हुआ, H+ OH-, आपने यहाँ पे 10⁻⁻7 का और बढ़ा दिया कंसंट्रेशन। मान लो यहाँ पे X कंसंट्रेशन है, तो आपने कंसंट्रेशन क्या कर दिया, X + 10⁻⁻7 कर दिया। तो आप पीएच क्या होगा, ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, समझ गए। तो ये क्या कहेगा कि कितना H+ आयन ये प्रोड्यूस कर रहा है या क्या बन रहा है, ये डिपेंड करेगा इसी के ऊपर। समझ गए ऐसा। तो ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को डाइल्यूशन चेंज कर सकता है। ठीक है, तो वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट समझ गई कि वीक भी है उसको भी हम कर सकते हैं, डिसोसिएशन बढ़ा सकते हैं, लेकिन वीक ही रहेगा वो, उसका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन कम ही रहेगा। स्ट्रॉन्ग में क्या होगा, वो कंप्लीट आयंस में टूट जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो ये एसिड और बेस को डिफाइन करता है। आर्नियस का एक लिमिटेशन भी था कि जब आर्नियस कंसेप्ट से ये करता है कि अगर आप एब्सेंस ऑफ वाटर में अगर देखो तो ये डिफाइन नहीं कर पाता है, एब्सेंस ऑफ वाटर में ये डिफाइन नहीं करता है। ठीक है, दूसरा एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था ब्रूनस्टेड लोअरी कंसेप्ट, ब्रूनस्टेड एंड लोअरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, concepts of acids and base, acid and base। ब्रूनस्टेड लोरी क्या करते थे, ऐसा याद है तुझे? ब्रूनस्टेड कहता था कि सपोज मान लो कोई HCl है और इसमें डाल दो पानी के अंदर, तो तुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, HCl यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह, और यहाँ किसकी तरह क्या एक्ट करेगा, ऑफ कोर्स बेस की तरह, जब एसिड है तो। और अगर इसका वो हुआ तो ये लोन पेयर दे के क्या करेगा, इसका प्रोटोनेशन कर लेगा। ये तो हमने पढ़ा ही ऑर्गेनिक में बहुत सारा। तो ये क्या बना लेगा, H3O+, क्या बनाएगा, H3O+, और ये Cl क्या बन जाएगा, Cl-। इस Cl को हम बोलते हैं कंजुगेट बेस। क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। और जो H3O+ है, दिस इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड। क्या बन जाएगा, कंजुगेट एसिड। मतलब इसका ये मतलब है कि जो एसिड है वो किसको बोलेंगे, एसिड वो सब्सटेंसेज है जो प्रोटॉन क्या होगा, एसिड वो सब्सटेंसेज है प्रोटॉन डोनर जो प्रोटॉन क्या करता है, डोनेट करता है। मतलब जो H+ आयंस को डोनेट करता है वो एसिड होगा। और बेस कौन होगा, बेस वो होगा जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो, प्रोटॉन एक्सेप्टर वो बेस होगा। मतलब H+ को जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस होगा। आपको इसमें दिख रहा होगा कौन सा एक्सेप्ट कर रहा है, HCl यहाँ पे प्रोटॉन क्या कर रहा है, दे रहा है। मतलब इनका पूरा एसिड बेस का जो पूरा रिलेशन है, कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड का जो पूरा रिलेशन है वो टोटली बेस्ड ऑन द H+ कंसंट्रेशन या H+ के डोनेशन से है कि H+ डोनेट हो रहा है या H+ एक्सेप्ट कर रहा है। H+ डोनेट करेगा तो एसिड, और अगर एक्सेप्ट करेगा तो दिस इज कॉल्ड बेस। क्लियर है ऐसा? तो ये इस पे डिपेंड करेगा कि एसिड है या बेस। अब देख यहां पे अगर कंजुगेट एसिड्स और कंजुगेट बेस में तुझे समझाऊं तो कंजुगेट एसिड्स क्या है, इसे कंजुगेट एसिड है यहां पे तेरा। कंजुगेट एसिड्स क्या है, कंजुगेट एसिड कैसे बना है, तो कंजुगेट एसिड्स बना है हमारा H2O से। मतलब H2O ने क्या किया है, H+ को एक्सेप्ट कर लिया है। क्या कर लिया है, H+ को एक्सेप्ट कर लिया है। और HCl ने H+ को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया।
मतलब माइनस H प्लस आयन। इतना ही तो है कंजुगेट एसिड और बेस। तो अगर तू डिफाइन इसे करेगी कंजुगेट एसिड्स को, तो कंजुगेट एसिड्स को बोलेगी कि ब्रोंस्टेड बेस, ब्रोंस्टेड बेस, ब्रोंस्टेड बेस प्लस H प्लस आयन, ब्रोंस्टेड बेस प्लस H प्लस आयन। अगर तू इसी को कंजुगेट, इसी को तू कंजुगेट अगर बेस ले ले, कंजुगेट बेस, तो कंजुगेट बेस के केस में क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स उल्टा, ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड माइनस H प्लस, ब्रोंस्टेड एसिड माइनस H प्लस, ब्रोंस्टेड एसिड माइनस H प्लस। कोई डाउट है ऐसा? तो ब्रोंस्टेड लेवरी जो है बेसिकली कंजुगेट एसिड और बेस के बारे में बताता है। ठीक है, अब कंजुगेट बेस के बारे में आप ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ी हुई है ऑर्गेनिक। क्या पढ़ा है आपने ऑर्गेनिक में? आपने पढ़ा है, जैसे मैं तुमसे अब क्वेश्चंस पूछता हूं अगर उस चीजों से जो तुम पढ़ के आई हो अभी। अगर मान लो मैं कोई अल्कोहल लेता, एलिफेटिक अल्कोहल ले लिया और एक एरोमेटिक अल्कोहल ले लिया, दोनों का कंजुगेट बेस बना लिया मैंने, कंजुगेट बेस मैंने बना लिया, तो जो तुम पढ़ी हो उसके अकॉर्डिंग आंसर्स करना। दोनों का मैंने क्या कर लिया? कंजुगेट वो बना लिया। ठीक है, तो क्या होगा कंजुगेट वो बनाने पे? सपोज एक ले लिया हमने ROH, क्या ले लिया? ROH। अब इसे कंजुगेट बेस बनाया है हमने RO माइनस प्लस H प्लस। दिस इज कॉल्ड एल्कोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं इसको हम? एल्कोक्साइड आयंस। क्या बोलते हैं ऐसा? एल्कोक्साइड आयन। और जो दूसरा है फिनॉल, दूसरा है फिनॉल। फिनॉल क्या बनाएगा बता? फिनॉल जो बनाएगा वो बनाएगा फिनोक्साइड आयन। क्या बनाएगा? फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन O माइनस प्लस H प्लस, O माइनस प्लस H प्लस। एल्कोक्साइड आयन और दूसरा क्या है? फिनोक्साइड आयन। तुझे बताना है कि ज्यादा कंजुगेट बेस कौन स्टेबलाइज है इन दोनों में से। क्यों ज्यादा स्टेबलाइज है? रेजोनेंस, चार्ज का डिलोकलाइजेशन हो रहा है, मतलब इसमें रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस की वजह से चार्ज का डिलोकलाइजेशन होगा, या ये sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करने की वजह से रिंग में कंजुगेशन इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो वही सेम चीज अप्लाई वहां पे भी होता होगा कि किसी कंजुगेट बेस को हमें देखना है तो हम क्या देखेंगे? देखेंगे कि उसमें कितना, हाँ ऑफ कोर्स सेम चीज जो यहां पे लगा रही हो वैसे ही कुछ वहां पे भी लगेगा, बस वहां पे फिजिकल के अकॉर्डिंग लगेगा। समझ आ गया? एक और चीज मैंने तुझे पढ़ाया था, इक्विवेलेंट रेजोनेंस और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। इक्विवेलेंट रेजोनेंस की वजह से कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है, बेस होता है कार्बोक्सिलेट बेस, कार्बोक्सिलेट बेस जो है वो और ज्यादा स्टेबलाइज होता है किससे? ये कार्बोक्सिलेट बेस है और ये फिनोक्साइड आयन है, तो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पढ़ाया था ना तुझे? क्यों ऐसा? क्यों इन दोनों में ज्यादा कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबलाइज कौन होगा? इसमें जो डिलोकलाइजेशन होता है ना उसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और इक्विवेलेंट रेजोनेंस ऑलवेज नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबलाइज होता है। इक्विवेलेंट रेजोनेंस ऑलवेज, जैसे क्या होगा देख, डिलोकलाइजेशन होगा, यहां से पाई इलेक्ट्रॉन्स का इधर डिलोकलाइजेशन होगा तो ये कहां शिफ्ट हो जाएगा आगे, तो क्या बनेगा? R P डबल बॉन्ड O एंड O से पाई डिलोकलाइज होकर O पे चला जाएगा। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। इसमें रेजोनेंस ज्यादा बनेगा, मतलब इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा। O पे आया, डिलोकलाइज होके यहां आया, फिर यहां से डिलोकलाइज होके यहां आ गया। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेगी तो अगर जनरल स्टेबिलिटी का अगर ऑर्डर देखेगी तो रेजोनेंस में क्या देखा जाता है? रेजोनेंस में क्या क्या देखा जाता है? रेजोनेंस में देखा जाता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर कि कितने ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, ये तो देखा जाता है।
अब इसमें 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या बन रहा है? 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें, तो स्टेबलाइज कौन ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स इसी को ज्यादा होना चाहिए नॉर्मली, बट कंडीशन ये है कि इक्विवेलेंट जो है वो नॉन इक्विवेलेंट से ज्यादा स्टेबल होता है। इसमें जो रेजोनेंस बनता है दिस इज कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। अब बताएगी तू नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस क्या है, जीओसी में पढ़ना है तुझे। क्या होता है? हाँ, हर स्ट्रक्चर अलग है। हाँ, हर स्ट्रक्चर अलग की बात यह है कि उसमें जो निगेटिव चार्ज है, इसमें जो निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे ही जा रहा है दोनों केसेस में। देख, दोनों केस में ऑक्सीजन पे ही है, लेकिन यहां पे जो चार्ज अगर देखेगी तो ऑक्सीजन से कार्बन पे आ गए। मतलब जब चार्ज का डिलोकलाइजेशन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे आता है तो दिस इज कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो ये नॉन इक्विवेलेंट इसलिए है, लिख ले इसके नीचे, नॉन इक्विवेलेंट के नीचे, कि डिलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ओवर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। Delocalization of negative charge over less electronegative element is called non-equivalent resonance। और equivalent में क्या होता है कि delocalization of negative charge over more electronegative element is called non-equivalent resonance। हाँ सॉरी, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। क्लियर है? समझ आ गया? इसीलिए जो कार्बोक्सिलेट आयंस का जो बेस होगा, कार्बोक्सिलेट का जो बेस होगा वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबलाइज होगा। ठीक है, समझ आ गया क्या मैं क्या कर रहा हूं? तो इसीलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ज्यादा एसिडिक होता है। किससे? फिनॉल से। फिनॉल से ज्यादा एसिडिक है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी कंजुगेट बेस का कंसेप्ट से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड। अमाइंस में जाएगी तो कंजुगेट एसिड आ जाएगा, कैटायन जो बनाता है ना अमाइंस। अब वो कैटायन का भी देखते थे कि कितना डिस्पर्सल होता है चार्ज का, उसके अकॉर्डिंग उसका कंजुगेट एसिड देखा जाता है स्टेबलाइज है या नहीं, सब्स्टिट्यूटेड उसको कैटायन कहा जाता है। समझ आ गया? कोई डाउट है? तो अब सपोज एक होता है इसमें, दिस इज कॉल्ड प्रोटोजेनिक। प्रोटोजेनिक कहा जाता है द सब्सटेंसेस which donate H plus ion is called protogenic। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, HF is protogenic, HI is protogenic, HBr is protogenic। मतलब ये केवल H छोड़ सकते हैं, HCN is protogenic। ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये केवल प्रोटॉन छोड़ सकते हैं बस, मतलब डोनेट कर सकते हैं। ये ऐसे एग्जाम्पल है प्रोटोजेनिक। दूसरा होता है, सेकेंड इज प्रोटोफिलिक। प्रोटोफिलिक क्या हो जाएगा? द सब्सटेंसेस which accept प्रोटॉन। बोर्ड पे दिख रहा है ना तुझे? कौन सा? वो तो कंजुगेट बेस समझा रहा था। ये अब बता रहा हूं कि कुछ जैसे इस नाम से पूछ लेता है कि बताओ इनमें से कौन सा सब्सटेंस प्रोटोफिलिक होता है, ये आ जाएगा प्रोटोजेनिक कौन सा होता है।
एग्जाम्पल एग्जाम्पल HSO4 माइनस, नहीं HSO4 माइनस नहीं, केवल प्रोटोफिलिक बताना है। Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, जस्ट माइनस वाला वो केवल एक्सेप्ट करेगा। दोनों जो कर सकता है वो नहीं आएगा इसमें, जो छोड़ भी सकता है ले भी सकता है वो नहीं आएगा इसमें। इसमें केवल एक्सेप्ट करने वाला आएगा। जैसे OH माइनस है, बता रहा हूं ना वो क्यों नहीं आया, अभी बता रहा हूं। HSO4 माइनस एक्सेप्ट भी कर सकता है, डोनेट भी कर सकता है, उसको कुछ हाँ खाली एक्सेप्टर वाला आएगा, ओनली एक्सेप्टर। चलिए ये वाला चौक मंगवाओ, ये बहुत अच्छा चौक है भैया आपके पास। पता है इस पे पढ़ा के बहुत मजा आता है, एक्चुअल फील आता है टीचर्स वाला कि हम टीचर हैं, अदरवाइज तो कॉपी पे फील ही नहीं आता। ऑर्गेनिक मतलब जो कॉपी पेन पे। अब आते तीसरा, एम्फी प्रोटिक। एम्फी प्रोटिक, या इसी को दूसरे लैंग्वेज में हम बोलते हैं एम्फोटेरिक। क्या बोलते हैं इसको? एम्फोटेरिक। मान ले तू लेक्चर देने गई कॉलेज में ना, तो तू ये वाला बोर्ड चुनी हो कि मेरे को इस पे पढ़ाना है, डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाना, तब तुझे बहुत मजा आएगा। मान लो तू डॉक्टर बन गई, PhD कर लिया, तुझे कभी असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई, तो तुझे बहुत मजा आएगा पढ़ाना इस वाले बोर्ड पे। ठीक है, हाँ जैसे अभी मुझे आ रहा है 10 सब्सटेंसेस, हम लोगों ने चौक भी रखा है अलग अलग कलर का। द सब्सटेंसेस which donates as well as accept H plus ion, एक्सेप्ट भी करे और डोनेट भी करे, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्फीप्रोटिक्स। जैसे इसका एग्जाम्पल ले ले, इसका एग्जाम्पल हो गया H2O, इसका एग्जाम्पल हो गया NH3, इसका एग्जाम्पल हो गया HSO4, जो अभी तू कह रही थी कि सर क्यों हुआ, मैं बता रहा हूं। इसका एग्जाम्पल हो गया HCO3 माइनस। ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए एम्फीप्रोटिक के। दिस इज कॉल्ड एम्फीप्रोटिक्स। ऐसे सब्सटेंस जो डोनेट और एक्सेप्ट दोनों करते हैं, डोनेट और एक्सेप्ट दोनों करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एम्फीप्रोटिक। दिस इज कॉल्ड एम्फीप्रोटिक, या उसी को एम्फोटेरिक भी कहा जाता है, जो हम लोग नॉर्मली नाम से जानते हैं। अब बताता हूं कैसे, ये कैसे हुआ। ठीक है, कैसे हुआ? अगर सपोज मान ले H2O तूने ले लिया, H2O में कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस दोनों देख रहे हैं। सपोज यहां ले रहे हैं हम कंजुगेट एसिड्स, और यहां ले रहे हैं कंजुगेट बेस। क्या लेते हैं? कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस में क्या होता है? कंजुगेट बेस में होता है -H+, अभी जस्ट बताया था मैंने। और कंजुगेट एसिड में क्या होता है? H+ होता है। क्या होता है? H+ होता है। तो इसका कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा? ऑफकोर्स OH- होने पे क्या बनेगा? H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, OH-। और ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? H3O+। क्या बन जाएगा? H3O+।
H3O+। ऐसे ही अगर मैं NH3 को एग्जांपल में ले लूं, NH3 को, NH3 के अंदर कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा इसका, NH2-। देख माइनस क्यों आया, क्योंकि H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। और इसका कंजुगेट एसिड क्या हो गया, बन गया NH4+। NH4+, इसका क्या बन गया, कंजुगेट। अब अगर मैं ले लूं तेरा HSO4- का, देख दोनों कैसे है HSO4-। दोनों इसलिए है क्योंकि यहां से H निकल जाएगा, H निकलने के बाद ये SO4 2- बना सकता है, और यहां पे एक्सेप्ट करके H2SO4 बना लेगा। एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा, H2SO4। तो दोनों हो गया कि नहीं हो गया, दोनों बन जाएगा इसमें। अब अगर मैं ऐसे ले लूं, HCO3 ले लूं माइनस, तो ये एक्सेप्ट करके और डोनेट करके क्या बनाएगा, तो डोनेट करके CO3 2- बनाएगा, क्योंकि पहले से ऑलरेडी माइनस है, और एक्सेप्ट करके कार्बोनिक एसिड बना लेगा। दिस इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड्स। कार्बोनिक एसिड्स, कार्बोलिक एसिड फिनॉल को बोलते हैं। कार्बोलिक एसिड किसको बोलते हैं, फिनॉल को। तो दिस इज कॉल्ड एम्फीप्रोटिक। क्या बोलते हैं इसको, एम्फीप्रोटिक। क्लियर है, कौन सा, कार्बोनिक एसिड। ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है आयोनिक प्रोडक्ट। क्या पढ़ना है, अच्छा एक और है, एक और कंसेप्ट है, वो भी बता ही देता हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसपे क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं। अभी तो लाइन से आता है, मतलब आजकल तो ऐसा हो गया कि बहुत आता है क्वेश्चन इस पे, जिसका नाम है लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो हर जगह यूज करती है, लुईस एसिड एंड लुईस बेस, हर जगह यूज है इसका। लुईस एसिड किसको बोलते हैं, ऐसा, द सब्सटेंसेस, देखो, द सब्सटेंसेस विच, बोलो, विच accepts electrons, lone pair electron, accept lone pair electron। जो सब्सटेंस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है उसको हम बोलते हैं लुईस एसिड। एक्सेप्टर को बोलते हैं लुईस एसिड, लोन पेयर एक्सेप्टर। और लुईस बेस किसको बोलेंगे, ऑफ कोर्स इसका उल्टा हो जाएगा, लुईस बेस। द सब्सटेंसेस which donates donate lone pair of electrons। कल ही हम लोग पढ़ रहे थे लुईस बेस अमाइंस में, तो उसमें बताया था मैंने कि क्या करता है, डोनेट। ठीक है, तो डोनेट करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इसका समझाऊं कंडीशंस, तो जो लुईस एसिड होगा वो H+ एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ लुईस एसिड हम पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ लुईस एसिड, कौन कौन से लुईस एसिड हो सकते हैं, ये जरूर याद रखना कि इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। एक मैंने तुम्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का ट्रिक्स भी बताया है, जनावली वाला एक कंसेप्ट समझाया तुम्हें मैंने, बताया था ना कि जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं। हाँ ठीक है, अब इसमें टाइप्स ऑफ, उसमें सबसे पहले क्या आता है, सिंपल कटायन। जो सिंपल कटायन होता है लुईस एसिड होता है, जैसे H+, Ag+, कोई भी कटायन, Cu2+, जो भी कटायन है वो सब, कैल्शियम 2+, जिसपे चार्जेस हैं पॉजिटिव, वो लुईस एसिड होगा। हमने ये इलेक्ट्रोफाइल में भी पढ़ा है, इलेक्ट्रोफाइल में हमने पढ़ा है कि जो H+ आयन, जो
जो H+ आयन होता है, मतलब जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। पढ़ा है ना हमने, डेफिशिएंसी होती है जिनके ऊपर, कैटायन नहीं होता, उसमें पॉजिटिव चार्ज वाले सारे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। वही सेम चीज तो यहां पे भी है एग्जाम्पल में। दूसरा ले लो, सेकंड। सिंपल कैटायन के बाद क्या आएगा? मॉलिक्यूल हैविंग इनकम्प्लीट octet is called लुईस एसिड। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े हुए हैं। जैसे सपोज मान लो AlCl3 है, ऑक्टेट पूरा नहीं है तो क्या होगा? लुईस एसिड। ठीक है, BeCl2 है, ऑक्टेट पूरा नहीं है तो क्या होगा? लुईस एसिड। BeCl3 है, ऑक्टेट पूरा नहीं है तो क्या होगा? लुईस एसिड। FeCl3 है, ऑक्टेट पूरा नहीं है तो क्या हो जाएगा? लुईस एसिड। FeBr3 है, ऑक्टेट पूरा नहीं है तो क्या होगा? लुईस एसिड। जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो सब लुईस एसिड्स कहलाएंगे। ZnCl2, ठीक है, ZnCl2 एटसेट्रा, ये लुईस एसिड होते हैं। मैंने तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया हुआ कि जो लुईस एसिड होते हैं ये अपना ऑक्टेट पूरा भी कर लेते हैं आगे चल के कुछ कंडीशंस में, जैसे लाइक डाइमर बना के, ठीक है, डाइमर फॉर्मेशंस करके। जैसे AlCl3 है, डाइमर बना लेता है, ऐसा कुछ। AlCl3 क्या करता है? डाइमर बना लेता है, डाइमर बना के अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है। देखो कितने Cl आ रहे हैं, एल्यूमिनियम को देखो कितने Cl आ रहे हैं। दो डाइमर बना, दोनों जोड़ा, देखो ऑक्टेट पूरा हो गया दोनों। तो ये कंपाउंड भी अपना ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कभी भी नहीं कर सकते हैं, ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस में करते हैं। समझ आ गया? नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ लुईस एसिड में आइडेंटिफाई करने का तरीका, कि जिसमें प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, क्या हो? जिसमें प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। लिख लो, मॉलिक्यूल हैविंग डी ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूल हैविंग प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब ये बताओ, डी ऑर्बिटल आने से कोई किसी का एक्सेप्टर कैसे बन जाएगा? किसी में डी ऑर्बिटल आ गया तो एक्सेप्ट कैसे कर लेगा? कर सकता है। मान लो सपोज SiF4 ये है, SiF4, और इसमें 2F- में लेके आया तो क्या बना लेगा? SiF6 2-। क्यों बनाया इसने? क्या ऐसे ही कार्बन CF4 से 2F- एक्सेप्ट करके ये बनाएगा? नहीं, कार्बन इसलिए नहीं बनाएगा कि कार्बन के नेक्स्ट हाई एनर्जी लेवल पे डी ऑर्बिटल का प्रेजेंस नहीं है। कार्बन इसलिए नहीं बनाएगा क्योंकि उसके डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है। तो आपने पढ़ा है कि जब भी किसी एलिमेंट के अंदर कोवेलेंसी जो होती है, कोवेलेंसी आपने पढ़ा है, जैसे कार्बन में देखो, कार्बन में 6 होता है, उसका कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2, इसका लास्ट सेल है 2p, 2p के बाद आता है 3s। मतलब अपनी कोवेलेंसी ज्यादा से ज्यादा लेके जाएगा, बहुत ज्यादा लेके जाएगा तो कहां तक जाएगा? अपनी कोवेलेंसी ज्यादा से ज्यादा कितना ले जाएगा? 4 तक, बियॉन्ड 4 नहीं जा सकता ये। 1 2 3 एंड 4 लास्ट सेल, और उसके बाद एक नेक्स्ट जो आता है। मतलब अपनी कोवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं ले सकता कार्बन। लेकिन सिलिकॉन के केस में अगर देखोगी, सिलिकॉन के केस में 14, इस केस में 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। अब 3p के लास्ट सेल के बाद जो अगला सेल आता है इसमें, वो आता है D। अगला सेल क्या आता है? D।
इसमें देखो, ये चाहे तो अपनी कोवेलेंसी बियॉन्ड 4 भी लेके जा सकता है, बियॉन्ड 4 भी लेके जा सकता है। मतलब चाहे तो अपनी कोवेलेंसी, ये सारे बॉन्ड इनमें डाल के अपना बॉन्डिंग बना सकता है। कोवेलेंसी का मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है। तो ये अपनी कोवेलेंसी 4 से बियॉन्ड भी लेके जा सकता है, तो तभी तो एक्सेप्ट करेगा ना। तो इसलिए एक्सेप्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। समझ गए? क्लियर है? तो खाली इस कंडीशन में नहीं देखा जाता है कि भाई ये तो देख के किसी को लगेगा कि वो हो सकता है लुईस एसिड, देखे तो लगेगा ये कैसे होगा, इसमें तो प्रेसाइज ग्रुप है। इसको इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज ग्रुप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसमें ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा हो, प्रेसाइज ग्रुप हो गया। डेफिसिट ग्रुप में तो आता नहीं है ये, ठीक है। तो प्रेसाइज दिखने के बाद भी ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जो चौथा आइडेंटिफाई करने का तरीका है, वो भी देख के नहीं लगता है कि ये लुईस एसिड होगा, बट ऑर्गेनिक में तुम उसको यूज कर चुके हो ऑलरेडी बहुत बार। जैसे अब आ जाओ, इफ टू कंपरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, टू कंपरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिव, EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, comparable electronegative elements having multiple bond, having multiple bonds, तो इस केस में भी ऐसा हो सकता है, इस केस में भी ऐसा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे हो सकता है। सपोज मान लो मैंने ले लिया, इसमें एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल यहां पर लिख देता हूं। एग्जाम्पल ले लिया मैंने CO2, एग्जाम्पल ले लिया मैंने SO2, एग्जाम्पल ले लिया मैंने SO3, एग्जाम्पल ले लिया मैंने NO2। ये सब एग्जाम्पल हो गए जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कंपेरेबल है और इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है सब में। कैसे? याद करो कोलबेज रिएक्शन, याद करो कोलबेज रिएक्शंस। कोलबेज रिएक्शन में जब हम कंजुगेट बेस बना लेते हैं उसका, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड बनने के बाद हम क्या करते थे, जैसे C डबल बॉन्ड O है और इसके साथ यहां पे भी डबल बॉन्ड O है, यहां पाई इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पाई इलेक्ट्रॉन्स का अगर मान लो कि मैंने कंजुगेशंस किया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होके कहां जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ। तो जब ये कंजुगेशंस होगा इसका और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाएगा तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा? इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? निगेटिव। मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल है कंजुगेशंस करके अपने आप को क्या बना लेता है? लुईस एसिड बना लेता है। दिस बिकम्स लुईस एसिड। लुईस एसिड्स क्या बन गया ये? लुईस एसिड्स। क्यों बना लुईस एसिड? समझ आ गया? क्योंकि इसने अब रेजोनेट करके पाई इलेक्ट्रॉन्स का कंजुगेशंस करके इस पे उसने चार्ज एक्वायर कर लिया, चार्ज एक्वायर कर लिया। अब याद करो SOCl2 बनाते थे, SOCl2 डालते थे, PCl5 डालते थे, इन सब में यही कंसेप्ट यूज होता है, सब में यही कंसेप्ट यूज होता है। लुईस एसिड इसी तरह से वो बनते हैं, लगभग कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। जैसे SOCl2 याद करो, SOCl2 देखो उसमें क्या होता होगा, ये कैसे लुईस एसिड की तरह एक्ट करता होगा। देखो यहां पे ध्यान से देखो, ये पाई डिलोकलाइज होके चला जाता होगा इस पे चार्ज क्या आ जाता होगा? प्लस, इस पे चार्ज क्या आया? माइनस। ठीक है। अब जैसे उस पे अल्कोहल लेके आओगी, अल्कोहल एक्ट्स एज बोथ इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। वो क्या करेगा? इस S पे आके अटैक कर लेगा और बेटर लिविंग ग्रुप को बाहर करेगा। अब जो बेटर लिविंग ग्रुप बाहर होगा, यहां से जो बेटर लिविंग बाहर होगा वो क्या करेगा? इस पॉजिटिव, चूंकि यहां से तो वो निकलेगा, ये छोड़ के वो पे निकलेगा, तो ये इस R पे जाके अटैक कर दे, RCl बना ले, प्लस HCl बन जाएगा। ठीक है, HCl बन जाएगा किसके साथ? इस H के साथ। अब H कैसे छोड़ के आएगा? क्योंकि इस पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव,
तो उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए छोड़ के आएगा इस पे, स्टेबलाइज करने के लिए H प्लस, और ये बेटर लिविंग Cl माइनस, दोनों Cl लेके निकल के HCl बना लिया। मतलब बेसिक कंसेप्ट जाना इसलिए जरूरी होता है। देख तुझे अब ये कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, अगर तेरे लिए मैकेनिज्म अब कुछ नहीं है, अगर तू ये समझ गई तो समझ गई, क्लियर है? अच्छा ये बता, जब मैं 11th में पढ़ा रहा था तो तुझे ये कंसेप्ट, सेम कंसेप्ट इतना समझ में आता था इस लेवल तक? अब ज्यादा समझ में आ रहा है क्योंकि तूने बहुत कुछ जान चुकी है ना, इसलिए हायर क्लास में जाने पे आईक्यू बढ़ जाता है आदमी। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कंपेरेबल हो और उसमें अगर मल्टीपल बॉन्ड आता हो तो वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। अब देखो हमने एक एग्जांपल में इसके समझाया था तुझे। देख फेनोक्साइड आयन, वोल्वेज रिएक्शंस, O माइनस Na प्लस, ठीक है? रेजोनेंस हुआ, पाई है यहां पे, रेजोनेंस हुआ, यहां से डीलोकलाइज होके ये कहां आया, यहां आ गया, यहां पे डेंसिटी बढ़ा दिया इसने और यहां पे डबल बॉन्ड एक्वायर करके इस पे नेगेटिव चार्ज खत्म। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां है, इस पे जैसे CO2 को लेकर डालेगी, CO2 को लाके डालेगी, कैसे डालेगी CO2 को, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है? अब ये कहां अटैक करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी ज्यादा, वहीं पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल। यही तो होता था, है ना? ऐसा याद है? अब क्या होता था, C पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O पे माइनस, और यहाँ पे क्या जुड़ा है, ऑलरेडी क्या जुड़ा है H, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड O और Na, इस पे डबल बॉन्ड। होगा क्या इस केस में, इस केस में क्या होगा कि इस पे डेंसिटी ज्यादा है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर देके इस H का प्रोटोनेशन करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज इस कार्बन पे आप देखोगे ध्यान से तो इसकी एरोमेटिसिटी जा चुकी है, ये sp3 हाइब्रिडाइज हो चुका है, ये देख sp3 हाइब्रिडाइज हो चुका है, तो इसकी एरोमेटिसिटी क्या हो गई, लैप्स हो गई है, एरोमेटिसिटी क्या हो गई, लैप्स हो गई। तो इस एरोमेटिसिटी को दोबारा वापस लेने के लिए हम लोन पेयर देके H को ले जाएंगे, यहाँ पे H अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इधर शिफ्ट कर देगा, तो ये पाई फिर से कंजुगेट होकर कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे H अपना इलेक्ट्रॉन्स यहां लाएगा, तो ये पाई इधर शिफ्ट होकर फिर कंजुगेट होकर कहां चला जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, फिर से O पे चार्ज आ जाएगा माइनस, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स फिर से आ गया, तो ये फिर से कंजुगेशन इसका वापस, और C डबल बॉन्ड O एज इट इज, और O पे क्या आ गया H, O पे क्या आ गया H, ठीक है, O पे H आ गया, और यहाँ पे फिर से सिंगल बॉन्ड और O पे माइनस। क्यों सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कंजुगेशन होके वहां पे चला। कोई डाउट है इसमें? अब इस पे हम क्या करते थे, इस पे जब हम HCl डालते थे, क्या डालते थे इस पे हम, H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, तो क्या होता था, इस पे प्रोटोनेशन होता था, प्रोटोनेशन होके Na और Cl बाहर निकल गया, यहाँ पे OH बन गया, यहाँ पे COOH, COOH, और इस पे OH बन गया, और ये एज इट इज, और प्लस NaCl, प्लस NaCl। दिस इज कॉल्ड कोलब्रेज रिएक्शंस। तो इस केस में CO2 एक्ट एज, ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है, और CO2 एक्ट एज ए लुईस एसिड। यहां पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है लुईस एसिड की तरह, जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहां होता है, यहां जो मैंने समझाया। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? तो आप समझ गए होंगे लुईस एसिड और क्या होता है। अब आते हैं हम लुईस बेस पे, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं लुईस बेस। लुईस बेस के बारे में हमने क्या पढ़ा है, कि लुईस बेस के बारे में पढ़ा है हमने कि ये लोन पेयर डोनर होता है, लोन पेयर डोनर। तो इसका टाइप्स पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ लुईस बेस, टाइप्स ऑफ लुईस बेस, टाइप्स ऑफ लुईस बेस।
क्या होता है टाइप्स ऑफ लुईस बेस में? सबसे पहला होता है लोन पेयर डोनर मॉलिक्यूल। डोनर मॉलिक्यूल मतलब हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसमें क्या होना चाहिए? हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें लोन पेयर हो जिस मॉलिक्यूल पे, वो सब क्या होंगे? लुईस बेस में। एग्जांपल ले लो, H2O। H2O क्या है? H2O पे लोन पेयर है, तो ये क्या होगा? लुईस बेस होगा। NH3, NH3 पे N पे क्या है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लुईस बेस। RNH2, RNH2 पे क्या है? लोन पेयर है, इसलिए लुईस बेस है। R3R2NH, इसमें क्या है? लोन पेयर, इसलिए लुईस बेस। R3N क्या है? इसमें लोन पेयर, तो लुईस बेस। ठीक है, इस तरह के ऐसे मॉलिक्यूल ये सारे, जैसे RO माइनस क्या है? लोन पेयर है, इसलिए लुईस बेस। ठीक है, OH माइनस क्या है? लोन पेयर है, इसलिए लुईस बेस। या OH माइनस छोड़ दो, क्योंकि हम अगला एग्जांपल तो यही लेने वाले हैं, अनायन। OH माइनस उसमें ले लेंगे हम। अब इसका दूसरा एग्जांपल क्या हो गया? अनायंस जो होंगे, अनायन, वो सब क्या कहलाएगा? लुईस बेस। जैसे Cl माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, OH माइनस, F माइनस, RO माइनस, सारे अनायन, सारे अनायन। RCO माइनस, NH2 माइनस, ये सब लुईस बेस की तरह एक्ट करेंगे, जिसमें अनायन हो, जिसमें नेगेटिव चार्ज, लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। obvious सी बात। तो या तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो उसमें, या अनायन हो, तो लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा। समझ आ गया? नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो आता है पीएच का। उससे पहले समझते हैं हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अगर तुमने थोड़ी मोड़ी फिजिक्स पढ़ी होगी, अच्छी खासी फिजिक्स पढ़ी है तुमने, नाम नहीं लूंगा तुम्हारे सर जी का मैं, ठीक है? अच्छी खासी फिजिक्स पढ़ी है ना? बोलना हाँ या ना। NH2 माइनस, बस इतना ही था। Cn माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस, जितना माइनस ले लेना। एग्जाम्पल का क्या दिख रही, बहुत एग्जाम्पल हो सकते। अब आजा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तूने जो फिजिक्स पढ़ी है थोड़ी सी, उसमें फिजिक्स में ये पढ़ा होगा कि जो पानी है वो बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। वाटर जो है, पानी, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। वाटर इज ए पुअर इलेक्ट्रोलाइट्स, ए पुअर इलेक्ट्रोलाइट। तो अब जब कोई पुअर इलेक्ट्रोलाइट्स है, उसका जब डिसोसिएशन हम करेंगे तो क्या ही देगा आयंस? हमें चाहिए मान ले लाखों में H+ आयन, अब वो देगा नंबर में आयंस देगा। तो इसका मतलब बहुत सारे पानी को अगर हम जाके तोड़ेंगे, तब जाके थोड़े से H+ आयन मिलेगा। ठीक है, तो इसी के लिए हमें पढ़ना पड़ा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हम क्या करते हैं, दो कंडीशंस में हम ये कर सकते हैं। पानी का क्या कर दे? सेल्फ आयनाइजेशन कर दे। क्या कर दे? सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयनाइजेशन कैसे हो सकता है? पानी को पानी के साथ ही आयनाइज करेंगे। एक चीज तुझे पता होगा कि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइट्स को पानी के अंदर डालते हैं तो उसको ब्रेक करने में उसके आयंस को अपोजिट चार्जेस लेके और अट्रैक्ट करता है बहुत, तो वो आयंस में तोड़ने में हेल्प करता है बहुत ज्यादा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने की वजह से। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, हमने जस्ट अभी कंजुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट पढ़ा। दोनों ही पानी है तो एक क्या करेगा? H+ छोड़ेगा, और दूसरा क्या करेगा?
पकड़ लेगा H प्लस को। ठीक है, अगर इसका K वैल्यू हम K वैल्यू लें तो K वैल्यू क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है इक्विलिब्रियम में कि H3O प्लस प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का डायरेक्टली होता है और रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का क्या होता है, इनवर्सली। H2O को एलोन H प्लस आयन में हम नहीं लिखते हैं जनरली, पता है क्यों नहीं लिखते हैं? H प्लस आयंस को एलोन नहीं लिखते हैं, इसको हम हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में लिखते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि पानी के अंदर जब H प्लस का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ज्यादा होता है कि पानी के नजदीक जैसे आएगा ना, उसके साथ प्रोटोनेट होकर और क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो ये लिखो या इसको H प्लस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बात वही है दोनों का। क्योंकि एलोन एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए हम हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में उसे लिखते हैं। अब इसके वैल्यू को लूं, इसका वैल्यू तो कांस्टेंट ही होता है, K इंटू H2O 55.55। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, H3O प्लस का कंसंट्रेशन या H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन। जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया इसका वैल्यू, तो ये वैल्यू आया 1 इंटू 10⁻⁻14 एट, याद ही कर लेना है वैल्यू, एट 273 केल्विन, 273 केल्विन। इसका जो वैल्यू हमने फाइंड किया तो कितना है एक्सपेरिमेंटली, 10⁻⁻14। मतलब इसका ये हुआ कि H प्लस OH माइनस इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14। अब एक बार क्वेश्चन आया था नीट में कि क्या टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जो इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इसको, इसका और नाम क्या लिख देंगे, दिस इज कॉल्ड KW। क्या होगा ये, KW। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू KW एट 273 केल्विन। अगर ये टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या KW का वैल्यू चेंज होगा, पानी के अंदर और आग लगा देगी थोड़ा। तो पानी के अंदर क्या, इंसान के अंदर भी अगर आग लगा दिया जाए तो इंसान भी अपना आपा खो देता है। पानी तो छोड़ ही दो, पानी तो होगा ही ना, पानी में तो थोड़ा सा मान लो कि स्पेस भी है थोड़ा हमारे से ज्यादा। हमारे अंदर भी पानी है, हमारा भी बॉडी तो पानी है ना, वही वाला सेम चीज होता है। कितना % पानी है हमारे बॉडी के अंदर, तू जानती है। तो इसका मतलब हम क्या है, कुछ नहीं है, पानी है हम भी। तो हमारे अंदर भी अगर कोई चुगली कर दे तो कैसे एकदम से फड़फड़ा जाते हैं, एकदम जाके उसको 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 पूरी सोसाइटी पहुंचाते हैं। ऐसे ही पानी भी पहुंचाता है। पानी में भी अगर ये आग जो है बढ़ा दो, इस आग को बढ़ाएगी तो डिसोसिएशन क्या होगा, एक्सटेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो जो ये तो बहुत ही कम वैल्यू है ना, मान ले कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दिया, 100 के आसपास कर दिया लगभग, मतलब 373 तक कर दिया, तो इसका वैल्यू लगभग 200 इंटू 10⁻⁻14 के आसपास चला जाता है अप्रॉक्स, मतलब एक मैग्नीट्यूड वाइज बता रहा। बट अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो KW का वैल्यू क्या होगा, ऑल्सो इंक्रीजेस, KW भी इंक्रीज होगा, याद रखना। ठीक है, तो इसका मतलब कि KW का भी pH में बहुत रोल होता होगा। कैसे, तो सपोज मान लो H प्लस अगर आपको फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, H प्लस कैसे निकलेगा, H प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KW डिवाइडेड बाई OH माइनस, या और में 1 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई OH माइनस, या इसका जस्ट उल्टा अगर मैं OH माइनस फाइंड करना चाहूं, OH माइनस, जस्ट इसका उल्टा अगर मैं OH माइनस फाइंड करना चाहूं तो इस केस में क्या होगा, OH माइनस के केस में क्या होगा, तो OH माइनस के केस में आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻14, 1 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई H प्लस। तो दोनों में किसी को भी हम फाइंड कर सकते हैं, दोनों में हम किसी को भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज समझो इसमें, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस से ही हम क्या निकालते हैं, एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर H प्लस इज इक्वल टू
OH माइनस, दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है, तो इसका कंसंट्रेशन क्या आएगा, 1 इंटू 10⁻⁻⁷। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्या है ये, न्यूट्रल। इसीलिए पानी का पीएच कितना आता है, 7 आता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि H प्लस OH माइनस दोनों क्या होते हैं, बराबर। लेकिन अगर H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, OH माइनस से ज्यादा है, तो इस केस में क्या होगा, कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 से ज्यादा होगा। हाँ, OH माइनस की, उसको ऐसे लिख लो ना, लिख लो ऐसे, लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो उसको, ठीक है, लिखो। और उल्टा इसका ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया, एसिडिक हो गया। अगर OH माइनस इज ग्रेटर देन H प्लस, तो कौन सा सॉल्यूशन हो गया, बेसिक सॉल्यूशन हो गया। तो इसी के बेसिस पे हम जो एक ग्राफ शो करते हैं, दिखाते हैं, ग्राफ शो करते हैं किसी का। अच्छा, किसी का पीएच जो है 0 हो सकता है क्या, ये हो गया न्यूट्रल, जिसका होता है पीएच 7, ये हो गया इससे नीचे 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0, 8। इसका इसमें इस केस में कंसंट्रेशन क्या है, इसका ज्यादा है, और इस केस में इसका कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। हाँ, सपोज मान, क्या क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, देख एक एक समझाता हूं तुझे, देख, अगर तुझे H प्लस निकालना है, OH माइनस निकालना, सपोज मान ले कि एसिडिक सॉल्यूशन बताना है। अब इसका कंसंट्रेशन होगा 1 इंटू 10⁻⁻, क्या हो गया, 14 होता है। अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा OH माइनस का, OH माइनस कितना है, मान ले कि तेरा OH माइनस है 10⁻11, तो ये ऊपर जाके क्या होगा, ऊपर जाके क्या होगा, प्लस हो जाए, -6 आ जाएगा, माइनस कितना आएगा, 3 आएगा। -3 का मतलब पीएच क्या होगा, इसी से तेरे को प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। 1 इंटू 10⁻14 हुआ, प्लस इंटू 10⁻, क्या आ गया, 11, मतलब 10⁻−3, और -3 का मतलब पीएच क्या हो गया, अभी पढ़ाऊंगा पीएच में, पीएच हो गया 3, तो एसिडिक पीएच है, नहीं है, देख 7 से नीचे। इस केस में इसका कंसंट्रेशन कितना था, 10⁻11 था, 7 से क्या था, ज्यादा, किसका, OH माइनस का कंसंट्रेशन, तब एसिडिक सॉल्यूशन बनेगा, समझ गई। जस्ट उल्टा इसका, अगर इसका कम होगा, मान ले अगर तूने ले लिया H प्लस निकाल दिए, इसका ले लिया तूने 1 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई इसका कंसंट्रेशन ले लिया 10⁻⁻3, तो जाके क्या कंसंट्रेशन हो जाएगा, 10⁻⁻14 इंटू 10⁻3, ये हो जाएगा 10⁻⁻11, -11 का मतलब पीएच जो है इसका वो क्या आ जाएगा, +11, मतलब 11 आ जाएगा। 11 पीएच किसका होता है, बेस का, समझ आ गया। ऐसे बोलता मैं लिखता तो समझते रहती 3 घंटा, वैल्यू डाल के देख लेना। ये तो स्केल होता है ना, नॉर्मली स्केल होता है ना, ये न्यूट्रल हो गया, इससे ज्यादा बेस हो गया, इससे कम एसिडिक हो गया। जो 9th क्लास 10th में था ना, 9, 6 कितना, कौन सी क्लास में पढ़ना, 6, 7th में पढ़ना था किसी क्लास में, पता नहीं, याद नहीं है, 9th में शायद था, 9th में, एसिड बेस एंड सॉल्ट, हाँ शायद 9th में है ये। मुझे 9th पढ़ाना शुरू करना पड़ेगा लगता है, तब तो सिलेबस पता रहेगा ना पीछे से, किस क्लास में पढ़ना। ठीक है, समझ गई। अब आते हैं पीएच पे। पी जो है, पीएच जो है, एक वर्ड से आया था जिसका मतलब होता है पोटेंज, पोटेंज वर्ड से आया था पीएच। पी मीन्स होता है पोटेंज, और एच मतलब H प्लस कंसंट्रेशन।
P मीन्स क्या होता है? pH में P का मतलब क्या होता है? P फॉर पोटेंज, पोटेंज, और पोटेंज का मतलब होता है पावर या स्ट्रेंथ। पोटेंज का मतलब क्या होता है? पावर। तो पावर ऑफ H प्लस आयन को कहा जाता है pH। पावर ऑफ H प्लस आयन इज कॉल्ड pH। पावर ऑफ H प्लस आयन इज कॉल्ड pH। देख रही है फिजिकल में भी H प्लस जाके अपना धूम मचाए हुए, खाली ऑर्गेनिक में नहीं। हाइड्रोजन बेचारा इतना, इसीलिए कहा जाता है कि किसी को, छोटे आदमी को ना बहुत छोटा नहीं आंकना चाहिए, सबसे खतरनाक चीज होता है। देख रही है H प्लस यहां पे भी धूम मचाए हुए। इसको दूसरे लैंग्वेज में एक और कह सकती है कि अगर किसी H प्लस का कंसेंट्रेशन 10⁻⁻6 है तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? X। जो मैं अभी बता रहा था तुझे, इसी के अकॉर्डिंग बता रहा था। या मैंने अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुझे क्वेश्चंस दिया था, याद होगा कि उसका pH दिया था क्या? 10। तो मैंने कहा था सीधा लिख दो H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻10। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने बोला, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि जो भी लॉगरिदम का जो पावर होगा, ठीक है, बेस का, उस पावर को हम लोग pH बोलते। या pH का एक और डिफिनेशन हो सकता है, निगेटिव लॉगरिदम ऑफ, लिख लेना, निगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयन, निगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयन, निगेटिव लॉगरिदम ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, ये हो गया। या pH को हम एक और चीज कह सकते हैं, 1/log H प्लस आयन। वही तो हुआ, माइनस हटाने के लिए 1/log कर दे। तो ये सब इसी का डिफिनीशन है, किसका? pH का। ठीक है, अब आ जा POH। POH OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन को बताने के लिए होता है। सेम फॉर्मूला लगेगा उन सब में भी। POH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस। ठीक है, ठीक है। अब pH प्लस POH इज इक्वल टू होता है 14। कैसे? मैंने अभी जस्ट बताया था तुझे, अभी बताया था तुझे H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू क्या बोला था? KW। ये तो बोला था। H प्लस को यहां पे हम क्या बोलते हैं? K बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? KB। दिस इज KB एंड दिस इक्वल टू KW। मतलब KW इज इक्वल टू K इंटू KB। ठीक है, K इंटू KB। अब अगर इसको pKa में ले लूं तो इसको नेगेटिव लगा दूं सब में, क्या लगा दूं? नेगेटिव तीनों में। तो क्या हो गया? pKa प्लस pKb इज इक्वल टू 14 या pKw। के तो मैंने सब में निगेटिव लॉग लगाएंगे ना, यहां पे लॉग लगा दें, लॉग सब में लगा दें, लॉग लगा देंगे ना, लॉग और निगेटिव चार्ज लगा देंगे। तो इस केस में क्या बन जाएगा? ये लिख देना ब्रैकेट में। ऐसे भी लॉगरिदम लगाएगी तो क्या आएगा? सब में तो इनटू में क्या होता है? प्लस हो जाता है, लेकिन साइन अगर हमने सब में माइनस कर दिया तो इस केस में क्या आ जाएगा? ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो या तो ये फॉर्मूला लिख लो या तो ये फॉर्मूला लिख लो, दोनों का मतलब सेम ही। ठीक है, यही फॉर्मूला हमें यूज करना है पीएच के क्वेश्चंस में। अब आजा कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। एक और रिलेशनशिप याद कर लेना बाई चांस, ऐसे तो नॉर्मलिटी नहीं है सिलेबस में तुम्हारे, लेकिन बाई चांस अगर कुछ नीट वालों को दिमाग में गुस्सा आ गया तुम्हारे खिलाफ तो आ सकता है। नॉर्मलिटी जो होता है, नॉर्मलिटी
नॉर्मलिटी को मोलारिटी में कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस होता है? मोलारिटी इंटू एन फैक्टर होता है। क्या होता है? मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें नॉर्मलिटी निकल जाएगा। ठीक है, सपोज मान लो कि H2SO4 की 0.5 m H2SO4 है और इसकी नॉर्मलिटी हमें कन्वर्ट करनी है, तो नॉर्मलिटी क्या आ जाएगा? क्योंकि इसका H प्लस आयन कितना देगा? ये 2H प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? एन फैक्टर 2 आ गया। जितना H प्लस आयन ये देगा वो इसका एन फैक्टर है। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होगा? 0.5 इंटू 2 मीन्स 1n। नॉर्मलिटी कितना आ गया? 1। तो एन फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, एन फैक्टर से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो नॉर्मलिटी में चेंज हो जाता है। अब मान लो कि अगर कोई इफ टू एसिडिक सॉल्यूशन मिक्स टुगेदर, टू एसिडिक सॉल्यूशंस को अगर आपने सॉल्यूशन मिक्स्ड टुगेदर अगर दोनों को मिला दिया, दोनों एसिड है, एक है HCl और दूसरा H2SO4, और दोनों को मिला दिया, मिक्स किया होगा तो एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा। अब पूछेगा कि नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन निकाल। अब इसमें पूछेगा कि नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशंस। नॉर्मलिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन पूछेगा कि क्या हो गया बताओ, जिसको हम N3 से रिप्रेजेंट करते हैं, N3 से। तो क्या हो जाएगा ये N3 क्या हो जाएगा? N1 प्लस V1 प्लस N2 V2 बाई V1 प्लस V2। ये रिजल्टिंग सॉल्यूशंस निकालने का फॉर्मूला होगा। ऐसे ही मोलारिटी में भी निकाल सकती हो। मोलारिटी में भी रिजल्टिंग सॉल्यूशन निकलता है। M3 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस V1 प्लस V2। अगर नॉर्मलिटी फॉर्म में भी दिया तो इसमें कन्वर्ट हो सकता है। अभी मैंने बताया एन फैक्टर से, यहां पे क्लियर है? अब इस केस में पीएच कैसे निकालेंगे? सपोज आपको दे दिया कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.005 m, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.003 m HCl सॉल्यूशन, HCl के अंदर। तो इस केस में H प्लस का जो कंसेंट्रेशन है, HCl को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? H प्लस प्लस Cl माइनस, एन फैक्टर कितना है इसका? 1। देखिए H प्लस लाइन लेंगे, अगर ये 2 होता तो डबल करते हैं हम इसको, तो 3 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं ना हम इसको मोलारिटी में। तो बता दे, क्योंकि तेरा कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही अच्छा है। समझ गई ना? तुझे बुरा नहीं लगता? कितना अच्छा स्टूडेंट हो गया तू, इतने खराब कैलकुलेशन करती है तो टीचर्स बोलते रहते हैं कि इस पे काम करो, और क्या करना है, काम करो और करना है क्या। देख इस पे क्या हो गया पीएच। तो ये फॉर्मूला क्या होता है? log 10⁻⁷ x। तो ये क्या फॉर्मूला होता है? x log 10। log 10 के वैल्यू कितना होता है? 1। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? x। वैसे यहाँ ट्रीट करेंगे और मल्टीप्लीकेशन में ऐड हो जाता है, तो -3 और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा? +3 log 10 माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस log 3.000। अब 3 log 10 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3। और log 3 का वैल्यू कितना होता है? देखोगी, तुम्हें देखना आता है 0.4771। तो 3 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 1 माइनस होगा तो 9, 9 में से 7 माइनस होगा तो 2, 9 में से 7 होगा तो 2, 9 में से 4 होगा तो 5, और 2 में से 3, 2 में से 1 माइनस 2 बचेगा ना, 1 चूंकि वो ले लिया हमने,
कैरी कर लिया, तो क्या बचेगा 2.5529। ये प्योर एसिडिक पीएच दिख रहा है, प्योर एसिडिक पीएच। मतलब मैं अगर नॉर्मली यहां पे इतना सब नहीं करता, अगर मुझे टाइम बचाना होता तो मैं क्या करता, मैं यहीं से देख लेता सीधा, जो मैंने फॉर्मूला भी बताया था उस। लेकिन तुम्हें करने की जरूरत है, करके करना, कोई गलती ना हो जाए। और क्वेश्चन क्या आ सकता है, इसी का दूसरा भाई मैं बताता हूं। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.003 m NaOH सॉल्यूशन, NaOH बस। इस केस में क्या होगा, इस केस में हम NaOH को पहले ब्रेक करेंगे। क्या होगा, Na प्लस OH माइनस। अब ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बेस प्रोड्यूस कर रहा है। बेस का कंसंट्रेशन कितना है, 3 इंटू 10⁻⁻3। अब आपको OH माइनस दिया है। अब आप दो तरीका है, आप जिस तरीके से मन करे फाइंड कर लेना। या तो इसका पीओएच निकाल लो, और पीओएच निकालने के बाद उसे पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 से कर लो, या यहीं पे आप इसको H प्लस आयन में चेंज कर दो। यहीं पे जो मैंने अभी पढ़ाया था, 1 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई KW बाई OH माइनस। आप इसे चेंज कर दो इसी यहीं पे, 1 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻⁻3। इसे एक वैल्यू आ गया, ठीक है, इसे एक वैल्यू आ गया, उसे सॉल्व हो जाएगा। या इसी को दूसरे तरीके से मैं कैसे बताता हूं करने के लिए, इसी को दूसरे तरीके से भी हम कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया आप, कि पीओएच निकाल लो। क्या करो, पीओएच निकाल लो इसका। पीओएच क्या हो जाएगा, पीओएच हो जाएगा माइनस लॉग ओएच माइनस। ओएच माइनस का कंसेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻3। तो आ गया आपको प्लस 3 log 10 माइनस लॉग 3 log 10, 3 आ गया माइनस 0.4771। ये आ गया आपको, ये 9, ये आ गया 2, ये आ गया 2, ये आ गया 5, और ये 2, वही जो पीछे हमने निकाला था। पीएच इजिकल टू क्या आ गया, 14 माइनस 2.255229। 14 में से अगर हम इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.000। ये क्या आ गया, 2.5229। 1 कैरी किया, 10 में से क्या हुआ, 9, 1 हो गया, 9 में से 2 हो गया तो 7, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 5 गया 4, और 13 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा, 13 में 2 जाता है तो क्या हो जाता है, 11। तो इसका आंसर क्या आ गया, 11.4771। ये इसका आंसर। देखो ये बेस लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बेस पीएच 7 से ज्यादा है ना, तो देख के ही पता चल गया ना, इसी से वैल्यू से पीएच है, बेस है। समझ आ गया आयशा, पक्का? तुझे क्या लग रहा है, बहुत मुश्किल है 11th, नहीं हो सकता? हाँ, कुछ मुश्किल नहीं है, देख कितना आसान है। अरे कुछ नहीं आता, बेकार के तुम लोग फालतू डरे हुए हो। उसमें ना रट्टाफिकेशन थोड़ा सा है कुछ चीजों में, जैसे कुछ चीजें, वो अभी मैं ट्रिक्स बताऊंगा तेरे को याद करने की। मतलब लेंदी चैप्टर है और कुछ नहीं है, और उसके टेक्निकल चीजें, सब कुछ टेक्निकल है। इंट्रोपी है, कुछ है ही नहीं उसमें, कुछ भी नहीं है इंट्रोपी में, बहुत इजी है इंट्रोपी के क्वेश्चन, ठीक है। न्यूमेरिकल भी उसके मतलब ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, या उसके आते हैं हिसिस लॉ, कंबसन्स, ठीक है, या वो डब्ल्यू वर्क डन निकालने के लिए आता है। समझ गई?
कोई डाउट है इसमें तेरा? हमें एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देता हूं तुझे। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.02 m HCl aqueous solution। जब भी ऐसा क्वेश्चंस मिले, ये 2 छोड़ मैं 1 लेता हूं। 1 aqueous solutions। रुक मैं देता हूं थोड़ा सा और चेंज करके। चल 10⁻⁻6 m HCl aqueous solution, थोड़ा आसान कर देता हूं। अब इसका क्या मतलब है? एसिड है और उसके साथ पानी है, मतलब H प्लस फ्रॉम एसिड्स। एसिड क्या है? H प्लस HCl। उससे एसिड कितना मिलता है? 10⁻⁻6 मिलता है। और H प्लस के 2 सोर्स है, फ्रॉम H2O, वाटर से भी मिलता है। ये कितना मिला? 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 दोनों से H प्लस मिल रहा है। तो अगर टोटल H प्लस देखेगी तो क्या हो जाएगा? टोटल H प्लस कितना हो गया इसका? 10⁻⁻6 प्लस 10⁻⁻7, क्योंकि ये जो pH 7 माइनस आया है वो पानी का न्यूट्रल होता है। तो दोनों का आएगा, क्या आएगा बता? कॉमन क्या लेंगे? 10⁻⁻6, तो क्या हो जाएगा? 1.1। समझ आया ना कैसे हुआ? 1.1 है, कॉमन ले लिया ना। अब pH निकाल ले। pH क्या आ गया? माइनस लॉग 1.1 इंटू 10⁻⁻7। मुझे लगता है तू निकाल ही लेगी। अब 7 के आसपास ही आएगा, मतलब बिल्कुल पास में आएगा। जो भी 11 का 0 में देख ले, जो भी तो तेरे पास टेबल है अभी जहां बैठी है, प्लस 7 लॉग 10 माइनस लॉग 1.1। 11 का 1 में 0.43 समथिंग के आसपास आता है, मतलब उतना ही माइनस कर ले। 11 का 0 में गूगल कर ले। (0.0413) देख रही है? वैल्यू भी याद है मुझे। गूगल से ज्यादा अच्छा तो मैं ही हूं तेरा, इतना टाइम भी नहीं लिया मैंने। 3 में से क्या आ गया? 7, 9 में से 1 8, ये 5, ये तेरा हो गया 9 और ये हो गया तेरा 6। देख रही? 6.958, मतलब मान ले 7 ही मान ले, बट चेंज होता है। मतलब एक्वस लेने से, पानी लेने से चेंज हो जाता है। जब भी डाइल्यूट करेगी तो pH 7 से नीचे आके, या 6 समथिंग जो भी pH हो रहा होगा, इसका pH तो 6 ही हो रहा था, तो इसका मतलब डाइल्यूशन के बाद pH क्या हो गया? बढ़ गया। pH तो उसका 6 ही था ना, HCl का एक्वस नहीं था। तो अब पानी आने से pH क्या होगा? तो डाइल्यूशन में pH क्या होता है? अब तेरे पास क्वेश्चन हो गया, ऐसा दिमाग लगा के रखियो। मेडिकल में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कोई बहुत बड़ा IIT जेई की तरह खतरनाक क्वेश्चन नहीं आते। पिछले साल जेई में क्वेश्चन आया, कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा। H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो pH क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। पिछले साल का नीट का जेई मेंस का क्वेश्चन है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे तुझे, मतलब थोड़ा ट्विस्ट कर करके देगा। लिख लिया तूने? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और थोड़ा सा और ट्विस्टेड क्वेश्चन। ऐसा ही हम लेते हैं कि कोई दो सॉल्यूशन ले लिया हमने, 2 ले लिया कंटेनर, 2 चीजें ले ली। एक ले लिया मैंने तेरा HCl, ठीक है, और उसका pH ले लिया मैंने कितना? 3। और इसका जो वॉल्यूम है वो मैंने ले लिया तेरा 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। दूसरा एक ले लिया मैंने 4 pH, और उसका वॉल्यूम ले लिया मैंने
उसका वॉल्यूम ले लिया मैंने 400 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब कहा कि फाइंड द पीएच ऑफ रिजल्ट, इन दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों एसिड है, दोनों क्या है, बोथ आर एसिड्स, लिख लेना बोथ आर एसिड्स। ठीक है, पीएच से ही पता चल रहा है एसिड है, मुझे बताना क्या है। फाइंड द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशंस, फाइंड द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशंस। तो इस केस में क्या होगा, देख पीएच कैसे निकालेंगे। पहले हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, बता, H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻3, अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया था तुझे। वैसे ही इस पीएच को H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻4 m लिख सकते हैं ना ऐसे हम। तो हमें H प्लस का कंसंट्रेशन आ गया, जब कंसंट्रेशन आ गया तो हम इससे मोल्स भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ऐसे ही यहां पे भी मोल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम में यहां क्या है, इसको 1000 से कर दो, क्यूबिक सेंटीमीटर में है, इसको भी 1000 से कर दो, यहीं पे 10⁻³ कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ इज इक्वल टू n बाई वॉल्यूम 100 इंटू 10⁻, या यहां 2 0 कैंसिल, ये क्या आ गया, n इज इक्वल टू आ गया 10⁻⁻4 मोल्स, 10⁻⁻4 मोल्स। दिख रहा है तुझे बोर्ड। और इस केस में क्या आ गया, इस केस में क्या आ गया, 4 इधर गया तो 0 0 कैंसिल, और 4 इंटू 10⁻⁻5 है। अब देखो दोनों का पावर डिफर कर रहा है, इसका 1 इंटू 10⁻⁻4 है और इसका पावर -5 है, तो दोनों के पावर सेम करते हैं क्योंकि ऐड करना है। तो 0.4 इंटू 10⁻⁻5, 0.4 इंटू 10⁻⁻5, मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं रुक, अच्छा सॉरी -4, 1 मिनट, 4 इंटू 10⁻⁻4, मेरी हाइट भी इतनी कम है ना कि लगता है बोर्ड के नीचे जाना पड़ता है। अरे भाई क्या हो रहा है, 0.4 हुआ ना, वही बोला मैंने। अब टोटल मोल्स कितना आ गया बता, टोटल मोल्स इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻4 प्लस 0.4 इंटू 10⁻⁻4, तो यह आ गया 1.4 इंटू 10⁻⁻4। अब इसका कंसंट्रेशन, अच्छा टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम हमारे पास कितना आ गया, टोटल वॉल्यूम आ गया हमारे पास 100 प्लस 400 मीन्स 500। अब निकालेंगे मोलारिटी, अब मोलारिटी निकालेंगे इसका, तो 1.4 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाई 500, ये क्यूबिक सेंटीमीटर में है तो इसको 1000 से क्या करेंगे, लीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या आया 2, मतलब 2.8 इंटू 10⁻⁻4। अब इसका पीएच निकालेंगे इस कंसंट्रेशन का, माइनस लॉग 2.8 इंटू 10⁻⁻4, ये प्लस 4 log 10 माइनस लॉग 2.8। अब लॉग 2.8 बताओ कितना है, 0.55 समथिंग कुछ आएगा। 28 का देखो, 28 का 0 में, 28 का 0 में 0.447 है, ये तो 3 का है, 3 का 4771 होता है, 4471 है, अच्छा 4771 होता है ना, हाँ ठीक है करेक्ट। तो क्या आ गया, 10 में से 9, 9 में से 2, 9 में से 5, 9 में से 5, 3.5529
उससे भी निकल जाएगा। उससे भी क्या करोगी, उससे भी क्या करोगी, दोनों का H+ निकाल के M1V1 प्लस M2V2 वाला ना अपॉन V1 प्लस V2, हाँ उससे भी निकल जाएगा। वही काम तो किया है, एक साथ लाके कंबाइन कर दिया, बात वही है। समझ आ गया? और पढ़ने का मन तो नहीं है, तुम्हारे चेहरे से देख के लग रहा है। ठीक है, अब तुम्हें मैं पीएच के 10 15 20 क्वेश्चन भेजूंगा, ठीक है, जिसको करके रखना है जब मैं एक दिन के लिए नहीं हूं। 10 15 क्वेश्चन, और प्लस अमाइंस का एक टेस्ट पेपर मम्मी को भेजूंगा, जो बिना चोरी किए ईमानदारी से टेस्ट पेपर देके भेजना है। उसमें रीजनरेशन भी है, बड़े लॉन्ग क्वेश्चंस भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी। लॉन्ग क्वेश्चन फॉर ABCD आइडेंटिफिकेशन जो लास्ट क्लास में कराया था, देखी थी ना, एक्स क्या है उसका, ये डालो वो डालो, ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, अभी मैं भेज रहा हूं मम्मी को, आप वो करके भेजो, ठीक है।